नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भगवंत मान बने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री। मान ने पंजाबी में ईश्वर के नाम की ली शपथ। बधाई देकर मोदी बोले, विकास के लिए मिलकर करेंगे काम। जी हां दोस्तों, पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के गांव खटखल कला में पंजाबी में शपथ ग्रहण किया। उन्हें गवर्नर बीएल पुरोहित ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दोस्तों, मान ने पंजाबी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। इसके बाद भाषण देकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। भगवंत मान अब पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। हालांकि कार्यकाल के लिहाज से वह पंजाब के 25वें सीएम है। मान की शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी और पंजाब के भविष्य के लिए मिलकर काम करने की भी बात कही है। दोस्तों, शपथ ग्रहण के बाद मान ने कहा कि शहीदों को सिर्फ कुछ ही तारीखों में क्यों याद किया जाता है, हमें हर रोज उनके बताए रास्तों पर चलना चाहिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं और वर्करों को कहा कि अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह की खबर नहीं आनी चाहिए। मान ने केजरीवाल की तारीफ की और उनके लिए तालियां भी बजवाई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जापान में 7.3 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का भी है अलर्ट। राजधानी टोक्यो में भगदड़, 20 लाख घरों में बिजली हुई गुल। जी हां दोस्तों, जापान में बुधवार रात 7.3 तीव्रता का भूकंप आया। इसका असर राजधानी टोक्यो समेत कई शहरों में देखा गया। जापान के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सिर्फ एक लाइन के बयान में कहा कि हमारे देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। हालात पर नजर रखी जा रही है। खबर है कि राजधानी टोक्यो में भगदड़ के हालात बन गए हैं। दोस्तों, बुधवार को ही भारत के लद्दाख में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। यहां किसी की भी नुकसान की खबर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप का केंद्र फुकुशिमा क्षेत्र के करीब 60 किलोमीटर गहराई में था। इसके बाद लोगों को स्पेशल एडवाइजरी जारी की गई। जापान के वक्त के मुताबिक भूकंप रात 11:36 पर आया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोरोना की चौथी लहर की आशंका गहराई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुलाई आपातकालीन बैठक, दिया यह आदेश। जी हां दोस्तों, कोरोना को लेकर एक बार फिर देश में चिंता के बादल मंडराने लगे हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के कई हिस्सों कोविड-19 के मामले तेजी से उनमें बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे और देश में चौथी लहर की आशंका के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ी बैठक बुलाई है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर यह बैठक बुलाई थी। दोस्तों, चीन में कोरोना के मामले एक बार फिर चरम पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में बुलाई गई यह बैठक 1.5 घंटे चली। इसमें तय किया गया कि कोरोना को लेकर और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया जाएगा। साथ ही कोरोना टेस्ट को भी गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग सुनिश्चित की जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रूस यूक्रेन समझौते के करीब, यूक्रेन को करना होगा नाटो में न शामिल होने का लिखित वादा। जी हां दोस्तों, पिछले 21 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस लगातार यूक्रेनी शहरों में नागरिक इलाकों पर बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में रूसी हमले में अब तक कम से कम 500 नागरिक मारे जा चुके हैं। शहर की इमरजेंसी सर्विसेज इमरजेंसी ने आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। यूक्रेन के अखबार कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक रूस और यूक्रेन में जल्द सीज फायर हो सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक दोनों देश एक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। इसमें यूक्रेन की सरकार रूस को भरोसा दिलाएगी कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा। उसे अपने हथियारों की लिमिट भी तय करनी होगी। दूसरी तरफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ ने रूस से यूक्रेन पर फौरन हमले बंद करने को कहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शेयर, प्रॉपर्टी और गोल्ड से कमाने वालों के लिए गुड न्यूज। खबर पढ़कर आप भी झूम उठेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार, प्रॉपर्टी या गोल्ड की खरीद फरोख्त से समय समय पर पैसा कमाते रहते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से बड़ा अपडेट आया है। यह अपडेट कैपिटल गेन टैक्स को लेकर है। दोस्तों, मीडिया में पिछले कुछ दिन से कैपिटल गेन्स टैक्स ढांचे में बदलाव की बात कही जा रही थी, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने इस पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि इसमें बदलाव का कोई इरादा नहीं है। दरअसल दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार अभी मौजूदा कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव पर विचार नहीं कर रही है। उन खबरों का खंडन कर दिया गया है जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार कमाई बढ़ाने और आम आदमी से जुड़ी योजनाओं पर खर्च बढ़ाने के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स के ढांचे में बदलाव करने जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
हरभजन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है आम आदमी पार्टी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कमान भी सौंपेंगे भगवंत मान। जी हां दोस्तों, क्रिकेटर हरभजन सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी है। ऐसी खबर है कि आम आदमी पार्टी ने हरभजन को राज्यसभा भेजने का मन बना लिया है। उन्हें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कमान भी दे दी जा सकती है। दोस्तों, ये खबर उस समय आई जब भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। चुनाव प्रचार के दौरान ही भगवंत मान ने ऐलान कर दिया था कि उनके कार्यकाल में पंजाब में खेलों को काफी बढ़ावा दिया जाएगा। इस बात पर भी जोर दिया गया था कि जालंधर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अब अगर क्रिकेटर हरभजन सिंह को राज्यसभा भेजा जाता है और उन्हें ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कमान भी दी जा सकती है, ऐसे में ये एक बड़ा संदेश माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हिजाब विवाद में कूदा पाकिस्तान, हाईकोर्ट के फैसले को धार्मिक आजादी के खिलाफ बताया। कहा, सेकुलरिज्म की आड़ में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, भारत के आंतरिक मामलों में हमेशा बेवजह टांग आने वाला पाकिस्तान कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर भी बेतुकी बयानबाजी करने से बाज नहीं आया। मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी कर इस फैसले को धार्मिक आजादी के खिलाफ बताया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला साफ तौर पर धार्मिक रीति रिवाजों की आजादी को बरकरार रखने में नाकाम हुआ है और मानवाधिकार का हनन करता है। यह फैसला मुस्लिम के खिलाफ जारी मुहिम का गिरा हुआ स्तर है। इस मुहिम में मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए सेकुलरिज्म की आड़ ली जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रूस से सस्ता तेल लेने को लेकर अमेरिका ने भारत को दे दी नसीहत। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। रूस से तेल और गैस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिस कारण रूस भारत को कम कीमत पर ईंधन तेल ऑफर कर रहा है। भारत को इस बीच ये आशंका थी कि अगर वो रूस से तेल खरीदता है तो उसे भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका ने अब स्थिति साफ कर दी है। अमेरिका ने कहा कि भारत का यूक्रेन संकट के बीच रूस से तेल खरीदना रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। हालांकि इसके साथ ही अमेरिका ने भारत को एक नसीहत भी दे डाली। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से कहा कि किसी भी देश के लिए हमारा संदेश यह है कि वे उन प्रतिबंधों का पालन करें जो हमने लगाए हैं। इस टिप्पणी पर उनसे पूछा गया कि ऐसी रिपोर्ट है कि रूस ने भारत को रियायती दरों पर कच्चे तेल की पेशकश की है। इस खबर को लेकर अमेरिका भारत को क्या संदेश देना चाहेगा? जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा, लेकिन ये भी सोचें कि जब इस दौर को लेकर इतिहास की किताबें लिखी जाएगी तो आप कहां खड़े होना चाहते हैं। रूसी नेतृत्व का समर्थन एक आक्रमण का समर्थन है, एक ऐसा आक्रमण जो स्पष्ट रूप से विनाशकारी साबित हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमेरिकी संसद में जेलेस्की ने दिखाया यूक्रेन की तबाही का वीडियो, बोले युद्ध को रोका जाए, हम शांति चाहते हैं। जी हां दोस्तों, रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। इस दौरान सभी अमेरिकी सांसदों ने जेलेस्की का खड़े होकर अभिवादन किया। जेलेस्की ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, युद्ध रोका जाए, हम लगातार युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रूस हमलों के लिए मिसाइल का लगातार इस्तेमाल कर रहा है। जेलेस्की ने अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध की याद दिलाई और यूक्रेन की तबाही का एक वीडियो अमेरिका की संसद में दिखाया। जेलेस्की ने कहा कि हमारे अधिकारों पर हमला हुआ है। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपील की कि अमेरिका रूस के ऊपर और कड़ी पाबंदियां लगाए। अमेरिकी कंपनियों को भी रूस छोड़ देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इस्लामोफोबिया पर यूएन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित, भारत ने जताई चिंता। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने शांति की परंपरा के एजेंडे के तहत 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव किया। इसे 193वें सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया। इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, माली, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और यमन की ओर से सह प्रायोजित था। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया यानी कि इस्लामोफोबिया विरोध दिवस बनाने के लिए पाकिस्तान की ओर से लगाए गए प्रस्ताव को पारित होने पर चिंता जताई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट डिक्लेयर, पीएसईबी ने जारी कर दिए बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे। 80.15% स्टूडेंट हुए पास।
जी हां दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बुधवार को बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। बोर्ड ने इंटर के नतीजों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी वे अपने नतीजे बिहार बोर्ड की वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार बोर्ड के नतीजों का ऐलान राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा किया गया था। बिहार बोर्ड के 12वीं के नतीजों में कुल 80.15% स्टूडेंट्स पास हुए, 82.39% छात्राएं पास हुई, जबकि 78.04% छात्र पास हुए। इनके अलावा दोस्तों, कॉमर्स में 90.38% स्टूडेंट पास हुए, साइंस में 87.75% छात्र छात्राएं पास हुई, आर्ट्स में 79.53% बच्चे पास हुए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन संक्रमण का संबंध बच्चों में होने वाली सांस से जुड़ी बीमारी से है, अमेरिकी अध्ययन में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, ओमिक्रॉन स्वरूप से संक्रमण का संबंध छोटे बच्चों में आमतौर पर पाई जाने वाली श्वसन संबंधी बीमारी से है, जिसे कंठशोथ या क्रूप कहा जाता है। यह सांस की नली से जुड़ा संक्रमण है जो सांस को रोकता है और जिसमें एक खास किस्म की सूखी खांसी होती है। दोस्तों, हाल ही में पत्रिका पीडियाट्रिक्स में प्रकाशित अध्ययन में उन 75 बच्चों का जिक्र किया गया जो 1 मार्च 2020 से 15 जनवरी 2022 तक क्रूप और कोविड-19 की समस्या के साथ पोस्टल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के आपात विभाग में आए। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि कुछ मामले बहुत गंभीर थे जिनमें अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी और ऐसे बच्चों को अन्य वायरस से होने वाले क्रूप के इलाज में दी जाने वाली दवाओं की खुराक से अधिक खुराक देनी पड़ी। इनमें से 80% मामले कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के मामले फैलने के दौरान सामने आए। अध्ययन के पहले लेखक बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल और बोस्टन मेडिकल सेंटर के रसायन बूस्टर ने कहा कि तस्वीर बहुत साफ है कि जब ओमिक्रॉन से अधिक मामले आए तो सभी क्रूप के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। क्रूप बीमारी तब होती है जब सर्दी और अन्य संक्रमण के वायरस बॉक्स श्वास की नली और श्वसन नली के आसपास सूजन हो जाती है। गंभीर मामलों में इससे सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। यानी कि दोस्तों, इस अध्ययन में यह पाया गया कि ओमिक्रॉन स्वरूप से होने वाली श्वास की बीमारी नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम की तरह ही होती है।